हाय स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम पॉलिटिकल साइंस से स्वतंत्र भारत में राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां विषय पर 2 शॉर्ट वीडियो हमने डाले हैं। उसमें कुछ विषयों पर चर्चा की, जैसे विभाजन के समय कौन सी समस्याएं भारत के सामने आई, विभाजन के क्या परिणाम रहे, भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण में। आज हम पढ़ेंगे रजवाड़े क्या हैं। रजवाड़े क्या हैं? देखो, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो इंडिया थी उसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के समय, आज़ादी से पहले, भारत में 2 तरीके की सरकार थी। एक तो अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, जिनको हम चीफ कमिश्नरी कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही इन पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। किन पर? अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। एक थे रजवाड़े। रजवाड़े, जनरली ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, रजवाड़े क्या है? तो राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यानी जनता पर राज कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और राजा के ऊपर राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार कर रही है, ब्रिटिश सत्ता कर रही है। तो रजवाड़े क्या हुए? राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन। राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ये रजवाड़े हुए। और रजवाड़ों की क्या समस्याएं थी उस समय? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 565 रियासतें रजवाड़े थे। यानी पूरे भारत में हर क्षेत्र में 565 रजवाड़े थे। उन पर राजा राज करते थे और राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यानी 565 रियासतें थी। तो उस समय मतलब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये कह दिया, ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि जो भारत में मिलना चाहिए वो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहिए वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकता है। तो अगर ये 565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती, 565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती, तो भारत 565 देशों में विभक्त हो जाता, जो आज़ादी से भी भयंकर स्थिति होती। तो यहाँ पर अपन ये भारत की बात कर रहे हैं। ऐसे राजस्थान में भी उस समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी का मतलब ये है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व है उस पर सीधा था। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें अपन, तो जैसे ही मतलब अगर रियासतें अलग अलग हो जाएं तो बाढ़ टूटने की स्थिति पैदा हो जाती। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने ये कह दिया कि भाई मैं तो न तो पाकिस्तान में मिलूंगा न भारत में मिलूंगा, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले ये कहा। इसके बाद में अगले ही दिन हैदराबाद का जो निजाम था, उस्मान अली खान, उसने भी ये कह दिया कि मैं भी क्या करूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन इसका झुकाव कुछ हद तक पाकिस्तान की ओर था। अगर ऐसा त्रावणकोर और हैदराबाद की तरह 565 सारी रियासतें ऐसा करती तो देश टूटने का खतरा था। यानी देश के 3 टुकड़े हो जाते, एक तो पाक में बदल जाती, और दूसरी भारत में, और तीसरी स्वतंत्र रियासतें अपने अपने राज्य का गठन कर लेती। इसके बाद में है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी। यानी पटेल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, और रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करने का जो जिम्मा था वो एक तरीके से पटेल जी के पास ही था। और इन्होंने तन मन धन, यानी डराकर धमकाकर, धन देकर, प्रलोभन देकर सारी जो 565 रियासतें थी उनको एक करने का कार्य किया। इसलिए इनको लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है।
लोह पुरुष ने एकता स्थापित करने का कार्य किया। तो सबसे पहले सरदार जी पटेल ने समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय कर लिया। यानी विलय के लिए एक विलय पत्र राजकीय दस्तावेज था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको विलय पत्र भी कहते हैं। विलय पत्र पर सबके हस्ताक्षर करवा लिए और जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में मिल गए। यानी 3-4 रियासतें ऐसी थी जैसे मणिपुर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, ये रियासतें भारतीय संघ में मिलने की आनाकानी कर रही थी। अंत में इनको भी मना लिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन ये बीच में कहां से आ गया भाई? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में नागपुर अधिवेशन कहां से आ गया? यानी नागपुर अधिवेशन तो आजादी से पहले हुआ था, 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। यानी नागपुर अधिवेशन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी राज्य जो बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा। आजादी के बाद स्थिति बदली और देश का बंटवारा हुआ और ऐसा लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश टूट जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा फैसला लेने से क्या कर रही थी? डर रही थी। यानी सरकार को डर लग रहा था कि कहीं हम यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, हिंसा फैल जाएंगी, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे। तो सबसे पहले अगला बिंदु आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो अपन बात कर रहे हैं कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश में आपको मैप में बता देता हूं कि दक्षिण भारत में जो ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है, वो मद्रास कहलाता था उसमें। मद्रास जो अब वर्तमान में जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, उसको क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। और मद्रास का ये जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इसमें तेलुगु भाषा के लोग रहते थे और तेलुगु भाषा के लोगों ने एक आंदोलन कर दिया कि भाई हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए और आंध्र प्रदेश वो राज्य 1953 में बन गया। यानी ये जो राज्य बना इतना आसानी से नहीं बना, इसको बनाने में काफी लोगों को मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। वो एक कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामुलु, ये नाम याद रखना आप, पोटी श्री रामुलु। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए भूख हड़ताल कर दी और 1953 में 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत होने के बाद में नेहरू जी ने मान लिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन कर देंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य बनकर सामने आया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1953 में बना। आगे इससे आगे के टॉपिक है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।